ओके एंड हेलो एवरीवन, जय हिंद, वेलकम टू कैडेट डिफेंस एकेडमी। तो आप सभी का स्वागत है। चलिए प्यारे बच्चों, बात करते हैं एनडीए जो हमारा 2024 का जो एग्जाम हुआ था उसके डिटेल सॉल्यूशन की बात करते हैं। पार्ट 1 हो चुका था, पार्ट 2 की बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, इस क्वेश्चन ने क्या कहा हमसे। इसने कहा इफ ए बी सी आर इन एपी, ठीक है, एपी में दे रखा है, बी सी डी किस में दे रखा है, जीपी में, और सी डी ई किस में है, एचपी में है। तो हमसे पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। दो स्टेटमेंट हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। तो क्या करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस के लिए, जब इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास पूछे जाएंगे तो जरा एक चीज जरा ध्यान समझो। आपको ये चीज पता होंगी कि अगर मैं कह रहा हूं कि सर ए बी सी अगर एपी में है तो अरिथमेटिक मीन काम करेगा, यानी कि बीच वाले का अगर डबल कर दूंगा तो वो ए प्लस सी के बराबर हो जाएगा। और अगर मैं कह रहा हूं कि ए बी सी अगर जीपी में हो तो बीच वाले का स्क्वायर इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। और अगर हम कहें कि ए बी सी एचपी में हो तो क्या होता है कि बीच वाला जो होता है वो जस्ट ट्वाइस ऑफ पहला और लास्ट वाले का मल्टीप्लाई नीचे दोनों का सम के बराबर होता है। ये बॉक्स वाला जो कंटेंट है ये आपको समझ में आना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। फिर भी हम इसमें कुछ जुगाड़ लगाते हैं। जुगाड़ क्या लगाते हैं जरा समझो। जैसे उसने कहा सी डी ई, ठीक है, कोई भी तीन टर्म्स ऐसे लेके चलो जो एचपी में होते हैं ऑलरेडी, है ना। तो न्यूमेरिकल वैल्यूज वहां से बना के चलते हैं। जैसे सीडीई उसमें कहा एचपी में है तो मैंने लेके चला 2, 3 और 6, क्योंकि 2, 3, 6 जो होते हैं एचपी में होते हैं। चाहे आप चेक कर सकते हैं ये वाला मीन लगा के। बीच वाला टर्म 3 है, इक्वल टू में कितना आएगा, ट्वाइस ऑफ ऊपर वाला जो दोनों है उनका मल्टीप्लाई, डिवाइड में दोनों का सम कर दो, 6 2 8 आएगा। 4 से कट जाएगा 2 बार, 2 से कटेगा 3 बार, तो यानी कि ये वैल्यू वैलिड है। वैलिड है तो हमें याद भी रखना है आगे के लिए कि भाई एचपी में तीन टर्म्स पता करो। तो 2, 3, 6 हमारे पास एचपी में होते हैं, बहुत सिंपल से टर्म्स है। अब उसी बिहाफ पर चलते उसने कहा डी जीपी में है। तो जीपी के हिसाब से देखो, सी तो मुझे मिल गया ना, सी कितना मिल गया, 2 मिल गया, और डी भी मुझे मिल गया 3, पर मुझे बी नहीं पता यहां से। तो अगर मैं तीन टर्म्स देख रहा हूं तो तीन टर्म्स अगर जीपी में है तो जीपी का रूल क्या होता है, बीच वाले का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू बी का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 के साथ। बी की कि वो 4 बन जाए, तो क्या मैं बी की वैल्यू 4/3 रखूंगा तो देखो 3 से 3 कट जाएगा तो मेरे पास बी की वैल्यू 4 मिल जाएगी। यानी कि बी की वैल्यू यहां से 4/3 देखने के लिए मिल गई। तो यानी कि ये तीनों टर्म्स क्लियर हो गए, ये तीनों टर्म्स क्लियर हो गए। अब यहां पर बढ़ते हैं। बी का वैल्यू मिल चुका है हमारे पास कितना, 4/3, और सी का वैल्यू मिल चुका है 2। ए का वैल्यू हमें यहां से पता नहीं, तो ये हमारे पास किस में है, एपी में है। तो एपी क्या कहता है कि बीच वाले का डबल, डबल करेंगे तो 8/3 हो जाएगा, वो होगा a प्लस 2 के बराबर होना चाहिए। 2 को इधर भेज दो भाई, तो 8/3 माइनस के 2 बराबर a आ जाएगा। 3 दूनी 6, 8 में 6 जाएगा बेटा, 2/3 आ जाएगा a का वैल्यू। तो यहां से मुझे a का वैल्यू मिल गया 2/3। अब जरा मुझे बताओ कि मुझे a भी मिल गया है, b भी मिल गया और c भी मिल गया, d भी मिल गया, e भी मिल गया, यानी कि सारी की सारी वैल्यू जो उसमें दे रखी थी वो सारी चीजें न्यूमेरिकल वैल्यू में मिल चुकी हैं। अब हम स्टेटमेंट पे बढ़ते हैं। इसने कहा a, सी और ई के बारे में बताओ, क्या ये जीपी होगा। तो देखो भैया, ए कितना मिला, ए मिला 2/3। दूसरा सी कितना मिला, सी मिला 2, और ई कितना मिला, ई सबसे लास्ट में 6 था। हमें चेक करना है क्या ये जीपी में है। तो जीपी का रूल क्या होता है, बीच वाले का स्क्वायर 4 आएगा, और देखो इनका मल्टीप्लाई 2/3 और मल्टीप्लाई बाय 6 करूंगा तो 3 से कटेगा 2 टाइम्स 2 2 जा 4, यानी कि वैलिड है। वैलिड है तो ये जीपी ही रहेगा, जीपी रहेगा। और जीपी के अगर ये तीन टर्म्स जीपी के हैं और इन तीनों को अगर मैंने क्या करा, 1 के डिवाइड में लिख दिया, ठीक है, रेसिप्रोकल कर दिया, तो जीपी नहीं बदलती, जीपी जीपी रहती है। कॉमन रेशियो बदल सकता है पर जीपी नहीं बदलती, जीपी जीपी ही रहती है। यानी कि ये वाले टर्म्स भी जीपी रहेंगे, चाहे आप ए, सी और ई की जगह 1 के डिवाइड में लिख के भी देख लो और इसमें ये वाला तरीका भी लगा के देख लो, सेम चीजें निकल के आएंगी। इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो गए, बोथ 1 and 2 आर द करेक्ट, ठीक है। तो सी वाला हमारे पास राइट आंसर देखने के लिए मिल गया। आई होप सो ये वाली बात सबको समझ में आ चुकी है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट ने क्या कहा, व्हाट इज द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इसके सॉल्यूशन की बात कर रहा है, ठीक है। देखो भाई, यहां पर है log, यहां पर है x-1, यहां पर 4 है। क्या इस 4 को मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूं, और यहां वाला 2 यहां मल्टीप्लाई करने के लिए जाएगा, है ना। मतलब यहां बेस वाला जो 2 पावर होती है वो डिवाइड में जाती है, और ये वाला 2 अगर मैं इक्वल टू में भेज दूं तो यहां से 2 हटा के मैंने यहां लिख दिया 2, और ये बनेगा log में, बेस में 2 है और ये x-3 है। अब जरा सोचो ये 2 कहां से आया होगा, तो ये 2 इसकी पावर में भी तो लग सकता है क्योंकि इसको यहां पर भेज सकते थे। यानी कि अब log 2 बेस में है, log 2 बेस में यानी कि चीजें सेम दिख रही हैं। इसका मतलब जो अंदर वाली वैल्यूज है इनकी कंपैरिजन कर सकता हूं क्या,
लगाओ कंपैरिजन। जब यहां पर हम लगाएंगे कंपैरिजन तो हमारे पास रिजल्ट कितना बनेगा, देखो भाई, यहां से बना x माइनस वन, यहां से बनेगा इसका स्क्वायर खोलो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 6x बन गया। इनको भी वहां लेके जाओ, कंडीशन बनी एक्स स्क्वायर 6 और जाएगा माइनस के 7x और माइनस 1 भी जाएगा प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। यहां से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर मैं फैक्टर करता हूं तो मेरे बनेगा 5 और माइनस के 5 माइनस के 2, साइन बदल देंगे इनका, तो यानी कि प्लस के 5 और प्लस के 2 मेरे पास इसके फैक्टर बन गए। मतलब इसके जो x की वैल्यूज थी वो या तो 2 मिली या फिर 5 मिली। अब ये दोनों अगर वैलिड हैं तो 2 आंसर हो जाएगा, या दोनों में से कोई सा एक वैलिड है तो एक आंसर हो जाएगा, या दोनों ही वैलिड ना हुए तो 0 भी आंसर हो सकता है। अब हमें सॉल्यूशन चेक करना है, क्या ये दोनों सॉल्यूशन है। अगर ये सॉल्यूशन है तो इन कंडीशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए। जैसे x की वैल्यू मैंने 2 रखी तो यहां पर देखो 2 में से 1 जाएगा 1, यानी कि वैल्यू तो वैलिड जा रही है, ठीक है ना, यानी कि ये चीजें हो सकती हैं। अगर यहां लिखता हूं 2 माइनस 3 तो ये बनेगा -1। भाई लॉग में यहां वाली जो वैल्यू होती है वो कभी भी देखिए 1 से छोटी नहीं हो सकती है, तो नेगेटिव में चलेगी, नेगेटिव नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती इसका मतलब कि सर 2 इसका एक सॉल्यूशन नहीं है। पर 5 रख के देखेंगे तो 5 में से 1 जाएगा 4 और 5 में से 3 जाएगा तो 2, यानी कि ये वाली वैल्यू वैलिड है। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि इसका एक सॉल्यूशन हमको देखने के लिए मिलेगा। आई होप सो ये वाली बात सबको समझ में आ चुकी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसने क्या कहा, log x बेस x अपॉन y प्लस log y अपॉन x बेस y इज इक्वल टू k है। देन व्हाट इज द k कैन नेवर बी इक्वल टू, यानी कि k किसके बराबर कभी नहीं हो सकता, ऐसा हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखते हैं बच्चा, इसको जरा सिंप्लीफाई करता हूं। ये log में देखो m अपॉन n होता है तो m माइनस n लिख सकता हूं, तो log x माइनस log y लिख सकता हूं। बेस में क्या था, x था, दोनों तरफ x रहेगा, ठीक है, प्लस में यहां पर log y, बेस में y है तो y रहेगा और माइनस चला जाएगा log x बेस y इज इक्वल टू कितना था, k था। यहां पर ये दिखाई दे रहा है, ये कितना है, ये तो 1 आ गया, ये भी 1 बन गया, 1 और 1 कितना हो गया, 2 बन गया। माइनस इसको क्या लिख सकता हूं, इसको मैं ब्रेक करूंगा तो log y डिवाइडेड बाय log x लिख सकता हूं अकॉर्डिंग टू log प्रॉपर्टी, और इसको log x डिवाइडेड बाय log y लिख सकता हूं इज इक्वल टू कितना मेरे पास k देखने के लिए मिल गया। एलसीएम लो जरा इसका, एलसीएम अगर मैं लेता हूं तो एलसीएम में कितना मिल गया मुझे मिला log x इनटू log y, और ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो बनेगा 2 log x एंड log y, और माइनस में यहां बन जाएगा log y का होल स्क्वायर और माइनस में यहां बन जाएगा log x का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू क्या है, k है। अब जरा समझो, ये माइनस का स्क्वायर, ये माइनस का स्क्वायर, ये प्लस, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो माइनस कॉमन लेने से क्या होगा कि मेरे पास ये प्लस में, ये प्लस में, ये माइनस में, यानी सोचो a स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। तो a की वैल्यू क्या ले रहे हैं हम, log x, ठीक है ना, माइनस log y का क्या बन गया प्यारे बच्चे, होल स्क्वायर बन गया, और डिवाइड में कितना बचा, डिवाइड में तो मेरे पास ऑलरेडी log x एंड log y ऑलरेडी है ना, इज इक्वल टू कितना है, k। तो भैया k की वैल्यू मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे गई है। अब बात करते हैं कि k की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, उस पर हम बात करते हैं। जैसे कि इसने कहा एक कंडीशन की x और y या तो बराबर हैं या फिर x y से बड़ा हो सकता है, और दोनों की दोनों वैल्यू 1 से बड़ी है। तो अगर सपोज करो x और y बराबर हुआ तो भाई x और y बराबर हुआ, यानी कि इस वाले y को अगर मैं x लिख लूंगा तो log x से log x कट गया, तो यानी कि ऊपर 0 बन गया, तो k की वैल्यू 0, यानी कि 0 तो हो सकती है, 0 हो सकती है, इसका मतलब 0 इसका आंसर नहीं है, हमें वो बताना जो वैल्यू नहीं हो सकती, तो 0 तो हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, अब एक कंडीशन और देखते हैं। देखो भाई ये बाहर नेगेटिव में है पर ये पूरा का पूरा होल स्क्वायर है, किसी का भी स्क्वायर हो तो वो हमेशा कैसा आता है, पॉजिटिव, यानी कि इतनी वैल्यूज मेरे पास क्या होगी, पॉजिटिव आ गई। अब एक और बात समझेंगे, x और y के वैल्यू में उसने कहा कि 1 से बड़ी है। भाई कभी भी अगर log x की वैल्यू, यानी कि x जो है, इस x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, तो log x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव जाएगी। उसके दूसरे शब्दों में अगर y भी होता, y भी अगर 1 से, यानी कि कुछ भी हो, यहां वाली वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो वैल्यूज हमेशा क्या जाएगी, पॉजिटिव में जाएगी। इतनी बात ध्यान रखो, यानी कि ये वाली वैल्यू अगर 1 से बड़ी जाएगी तो ये हमेशा पॉजिटिव जाएगा। इसका मतलब ये वाली वैल्यू पॉजिटिव, ये स्क्वायर है, ये पॉजिटिव, यानी कि इतना मेरे पास पॉजिटिव बन गया, और पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई कौन कर रहा है, नेगेटिव, यानी कि k की वैल्यू नेगेटिव में हो सकती है।
पर हमसे बोल रहा किस में नहीं हो सकती, नेगेटिव में हो सकती, तो यानी कि ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, बचा क्या डी वाला, यानी कि सर 1 इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि नेगेटिव तो ऑलरेडी आंसर आ रहा है ना हमारे पास। बात क्लियर होगी? तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं जल्दी फटाफट। इसने कहा इफ ए इज इक्वल टू समथिंग देन व्हाट इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ए का इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए। भाई ये वाली कंडीशन कौन सी है? क्या आपको पता है एक फॉर्मूला कि सर ए इनवर्स कितना होता है? ए इनवर्स का फॉर्मूला आपको पता होगा कि ए इनवर्स बराबर होता है प्यारे बच्चे एडजॉइंट, कितना होता है डियर? एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्या ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए? ठीक है, तो अगर इस वाले फॉर्मूले पे जाता हूं, अगर जरा सोचो कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर 1 बन गई तो क्या मैं कह सकता हूं कि ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए के बराबर आ जाएगा? तो ये तो हमसे पूछ रहा है कि ए इनवर्स एडजॉइंट ए के बराबर है। कब पॉसिबिलिटीज है? पॉसिबिलिटी जब है सर जब डिटर्मिनेंट 1 बन जाए। तो इसका डिटर्मिनेंट देखते क्या है। डिटर्मिनेंट के लिए पहले इसको सही से लिख लेता हूं। ये मेरे पास sin 2x ऑलरेडी लिखा हुआ है, sin 2 थीटा। यहां से माइनस कॉमन लूंगा तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला बनेगा, तो माइनस के 2 माइनस के cos 2 थीटा बन गया, माइनस के cos 2 थीटा बना। ये मेरे पास कितना है? 0 है, यहां 0 है, यहां 1 है, यहां 0 है, यहां 0 है। ये ऑलरेडी cos 2 थीटा दे रखा था, और ये वाले वैल्यू तो sin 2 थीटा की वैल्यूज है। इसका डिटर्मिनेंट चेक करो बता, इस 1 के रेस्पेक्ट में कर दो डायरेक्टली, बाकी सब तो 0 ही है। इनका मल्टीप्लाई आएगा sin स्क्वायर 2 थीटा माइनस इनका मल्टीप्लाई भी माइनस में जाएगा तो प्लस बन जाएगा cos स्क्वायर 2 थीटा, और ये वाली वैल्यू 1 के बराबर देखने के लिए मिल गई। अगर ये 1 है, डिटर्मिनेंट 1 है, यानी कि स्टेटमेंट नंबर बिल्कुल करेक्ट हो गया, बिल्कुल करेक्ट हो गया, बात सत्य है, यानी कि ये चीजें पॉसिबिलिटीज है। ए इज स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? जिसका डायगोनल का एलिमेंट 0 0 0 हो। तो भाई इसके डायगोनल वाले एलिमेंट 0 0 0 पॉसिबल है क्या? चलो किसी केस पे मैं कह दूं ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, पर ये तो 1 है ना, ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो 0 हो ही नहीं सकता। इसका मतलब सेकंड वाला तो रॉन्ग हो गया कि सर स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स तो नहीं हो सकते। अब उसने कहा ए इनवर्स बराबर ए ट्रांसपोज। ए इनवर्स ए ट्रांसपोज के बराबर अगर होता है तो ए हमारे पास क्या होना चाहिए? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बेटा? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है दैट इज प्लस माइनस 1। इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट मेरे पास 1 ऑलरेडी आया था, इसका मतलब ये ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल है तो ये वाली कंडीशन देगा, यानी कि तीसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। और ऑर्थोगोनल की एक कंडीशन और होती है कि अगर इसी का मल्टीप्लाई इसके ट्रांसपोज के साथ कर दो तो आई आ जाता है, और इसी में अगर मैंने ए इनवर्स का मल्टीप्लाई किया, देख रहे हैं आप, इधर भी ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दो तो यहां पर कितना बन गया? ये आई बन गया। आई का मल्टीप्लाई ट्रांसपोज के साथ करेंगे ए ट्रांसपोज, आई का मल्टीप्लाई इनवर्स के साथ करेंगे ए इनवर्स, तो ये तो कंडीशन बनती है, इसी से तो आया ये वाली कंडीशन। तो ये ऑर्थोगोनल भी है, इसका मतलब ये वाली कंडीशन है, तो यानी कि 1 और 3 ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। सी वाला इसका राइट आंसर देखने के लिए बेटा मिल गया। बोलो बात समझ में आ गया? क्लियर हो गया एकदम? तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आई होप सो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। इसके एक्सपेंशन को देखते क्या लिखा हुआ है इसने। इसने लिखा है 1 - x का क्यों, ये इसको एज इट इज लिखा। यहां पर क्या है कि अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं, ठीक है, और जब मैं माइनस कॉमन लूंगा तो देखो माइनस कॉमन लेने के बाद पावर कितनी है? 5 है। ठीक है, तो पावर तो ओड है तो पावर बाहर नेगेटिव आ जाएगा। ये बचेगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2। a भी करेंगे तो x और 1/x तो आपस में कट जाता होगा ना। तो ये मेरे पास फॉर्मूला बन गया किसका? ये फॉर्मूला बन गया x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बन गया बेटा। और ऊपर पावर कितनी है? ऊपर मेरे पास नेगेटिव 5 पावर है। बोलो क्लियर होगी बातें? एक बार रिफिल लिखते हैं। ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर मेरे पास 20 है। यहां से अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय में कितना है मेरे पास? x बनेगा, और इसकी पावर भी माइनस के 10 बन जाएगी। पावर को नेगेटिव 10 से थोड़ा हटाने की कोशिश करो तो पॉजिटिव 10 बना सकते हैं। कैसे? कि इनको उल्टा कर दो, ये मेरे पास एज इट इज है, इसको उल्टा लिख दूंगा तो x के डिवाइड में लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो पावर कितनी बन जाएगी? 10 बन जाएगी। अच्छा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखो, चाहे 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखो। क्यों? क्योंकि अगर मैं माइनस कॉमन भी लूंगा तो पावर कितनी? 10 है, पावर इवन है। माइनस कॉमन लेने पर भी क्या बनेगा? वो पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसको मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी लिख सकता हूं, एक ही बात है। इसका मतलब ये वाली वैल्यूज और ये वाली वैल्यू सेम दिखाई दे रही है क्या? सेम दिखाई दे रही है। इसका मतलब इसकी पावर कितना है? 10 है, इसकी पावर 20 है, तो मेरे पास 10 पावर 20 पावर से कट गई, बचेगी कितनी? 10 पावर बची, और यहां से x की पावर 10 बचा। रिजल्ट बचा माइनस एक्स की पावर 10, और यहां पर कितना बचा?
1 माइनस एक्स की पावर कितना, एक्स स्क्वायर की पावर बच गया 10। क्या मैं इसका एक्सपेंशन खोल सकता हूं? क्या खुलता है इसका एक्सपेंशन? माइनस एक्स की पावर 10 एज इट इज रखो। इसके एक्सपेंशन में कितना आता है? एन सी जीरो, एन की जगह 10 है भाई, तो 10 सी जीरो। ठीक है, बाकी तो सब जीरो ही हो जाएगा क्योंकि इसकी पावर जीरो। फिर जाता है माइनस माइनस 10 सी 1 और एक्स स्क्वायर की पावर कितना जाएगा? 1 जाएगा, प्लस 10 सी 2, एक्स स्क्वायर की पावर कितना जाएगा? 2 जाएगा, और फिर प्लस और ऐसे करके 10 से 10 तक ये चीजें चलेंगी। पर जरा देखो, हमसे पूछा क्या था? x की पावर 10 का कोफिशिएंट पूछा था। अगर x की पावर 10 का अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, पर जब x की पावर 10 यहां मल्टीप्लाई करेगी, यहां पर तो दो पावर ऑलरेडी है, तो 10 पावर ये आ गई, पावर बन गई 12। उसके आगे पावर यहां पर 4 ऑलरेडी है, पावर बन गई 14। एक बार 12 बन गई, 14 बन गई, 16 बन गई, 18 बन गई। उनसे तो मतलब ही नहीं है, हमें किससे मतलब है? हमें है x की पावर 10 से मतलब। तो x की पावर 10 सिर्फ आएगी जब इसका मल्टीप्लाई होगा। तो अगर मैं लिख दूं, ये तो पूरा 1 ही होता है ना, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स की पावर 10, और x की पावर 10 का कोफिशिएंट कितना दिखाई देगा? -1 दिखाई देगा। ओनली ए वाला इसका राइट आंसर देखने के लिए बेटा मिल जाएगा। आई होप सो ये वाली बात सबको समझ में आ चुकी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसने हमसे क्या कहा? इसने कहा mx प्लस 1 अपॉन एक्स की होल पावर n के प्रसार में चौथा पद 5/2 है, तो mn का मान क्या होगा? ठीक है ना, तो m और n का वैल्यू कैलकुलेट कर लो और दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। कैसे करें? चौथा पद क्या होगा? nc3। पहला वाला कितना है? mx की पावर, इन दोनों का गैप, और दूसरा वाला 1 अपॉन एक्स की पावर जो r है, r की वैल्यू 3 आ गई, ये बन गया मेरे पास। और ये ऑलरेडी गिवन है 5/2 के। nc3 को मैंने nc3 लिखा है ऐसे ही, यहां पर m को अलग किया तो m की पावर n-3 हो गई, और x की पावर n-3 है, और ये वाला x की पावर 3 है। अगर इस x को ऊपर लेके जाऊंगा तो ये भी -3 हो जाएगा, और यहां पर 5/2 है। अब जरा एक चीज जरा ध्यान से समझो, इधर x है, इधर तो x है ही नहीं। इधर x नहीं है, इसका मतलब x की पावर इधर 0 होगा। इसका मतलब इसकी कंपैरिजन अगर मैं 0 के साथ करूंगा तो n-6 बराबर 0, तो n की वैल्यू प्यारे बच्चे 6 देखने के लिए मुझे मिल गई है। n की वैल्यू कितना मिल गया? 6 मिल गया, तो n की वैल्यू 6 तो मिल गई है। अब n की वैल्यू 6 मिल गई, ये तो मेरे पास 0 हट, x की पावर 0 के कंपैरिजन कर रहे हैं तो हट जाएगा, बचेगा इतना 6 रखो, 6c3, m की पावर 6 - 3 3 बचेगा, यहां बचेगा 5/2 बस। सोल्व करो इसको, 63 मतलब 6 × 5 × 4 डिवाइड में 6 आ जाएगा। m की पावर 3 है, यहां 5/2 है, 5 से 5 कट गया, 6 से 6 कट गया, 4 नीचे जाएगा तो m³ बराबर आ जाएगा 1/8, यानी कि m³ बराबर 1/2 की पावर 3 आया, तो m की कंपैरिजन करने पर 1/2 दिखाई दे गया। m की वैल्यू मिल गई, n की वैल्यू मिल गई, हमसे पूछ रहा है mn का मान कितना होगा। m का वैल्यू 1/2 है और n का मान 6 है, 2 से कटेगा कितनी बार? 3 बार, तो b इसका राइट आंसर देखने के लिए मिल जाएगा। बात क्लियर हो रही है एकदम? ठीक है, तो इस तरीके से ये बहुत हेल्पफुल होने वाला आप सबके लिए, बहुत सारी चीजें आप यहां पे सीखोगे, ठीक है, जो आपको एग्जाम में ऑलरेडी अप्लाई करनी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई। इसने कहा ए बी सी आर इन जीपी। देखो भैया जीपी की बात कर रहा है, कोई भी जीपी बताएगा? एक जीपी जिसमें ए भी 0 से बड़ा हो, सी भी 0 से बड़ा हो, जीपी के लिए मैं यूज कर सकता हूं 1 to 4। 1 to 4 एक जीपी होती है। अगर 1 to 4 एक जीपी है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी दिखाई देगी? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ ऐसी दिखाई देगी, ए का वैल्यू 1 है तो एक्स स्क्वायर माइनस बी का वैल्यू 2 है तो प्लस के 2x और प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये दिखाई देगी। इसने कहा इसके रूट्स कैसे हैं? क्या इसके रूट्स इमेजिनरी है? इमेजिनरी रूट्स के लिए मैं डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लूं, डी का वैल्यू कितना आ रहा है, तो डी कैसे चेक करते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का वैल्यू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4, ए का वैल्यू 1 है, सी का वैल्यू 4 है, तो भैया 4 माइनस 16 यानी कि -12 मेरे पास डी आया। और डी का वैल्यू अगर नेगेटिव में आया है, इसका मतलब ये वाली बात जो हो गई कि इसके जो रूट्स है वो इमेजिनरी है, नेचर ऑफ रूट्स को फॉलो कर रहा है, यानी कि पहला वाला तो एकदम करेक्ट है, पहला वाला एकदम करेक्ट है। अगर पहला करेक्ट है तो ये तो आंसर बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें एक ऑलरेडी दिया नहीं है। बात क्लियर है? चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट कंडीशन क्या? नेक्स्ट कंडीशन पे देखते हैं, उसने कहा कि द रेशियो ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 1 और ओमेगा, यानी कि इसके जो इक्वेशन के रूट्स आएंगे, जो रेशियो आएगा वो 1/ओमेगा के बराबर होगा क्या? तो इसके रूट्स निकालते हैं। रूट्स कैसे निकालेंगे? माइनस के बी तो -2 प्लस माइनस रूट, ठीक है ना, मतलब डी, डी का वैल्यू ये आ गया तो ये √12 होगा,
माइनस के 12, माइनस वाला आई दे देगा, 12 को लिख सकता हूं मैं 2√3 और डिवाइड में मेरे पास आ जाएगा 2। क्लियर है मेरी बातें? क्लियर है? तो यहां से अगर मैं 2 कॉमन लेके काट दूंगा तो -1 प्लस आइटा √3 एंड डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 2 तो कट ही गया ऑलरेडी, 2 तो मेरे पास क्या हो गया, कट गया, चलो इतना बन गया। यानी कि मेरे पास एक रूट बना -1 प्लस आइटा √3 और एक रूट मेरे पास बना कितना, ठीक है, एक रूट कितना बना -1 माइनस आइटा √3। हमसे पूछ रहा है इन दोनों का रेशियो क्या 1/ओमेगा रेशियो ओमेगा के बराबर होगा। एक काम करते हैं, -1 प्लस आइटा √3 एज इट इज रखा मैंने, इसके डिवाइड में दूसरा वाला रूट -1 माइनस आइटा √3 रख दिया। ये तो रेशियो हमसे पूछ रहा है, क्या ये इतना होगा? एक काम करो, इसके डिवाइड में 2 लिख दिया, इसके डिवाइड में 2 लिख दिया। ऊपर वाला कितना बन गया ओमेगा, नीचे वाला ओमेगा स्क्वायर बन गया। काटो जरा इसको, क्या 1/ओमेगा बन गया? क्या रेशियो 1 रेशियो ओमेगा दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। इसका मतलब सर ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अब बात करते हैं तीसरे स्टेटमेंट की। इसने कहा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज इतना। भाई प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो जरा, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना है, ये दोनों नेगेटिव, इसका नेगेटिव बाहर ले लूंगा, नेगेटिव बाहर आ गया, ये बचेगा a प्लस बी, ये बचेगा a माइनस बी, आइटा का स्क्वायर नेगेटिव, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, ये बचेगा मेरे पास प्लस का 4, यानी कि प्लस का 4 आना चाहिए इसका जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ रहा है। अब यहां से देखते हैं बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर से कितना आएगा। बी की वैल्यू कितनी मानी मैंने, बी की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर 4, ए की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर 1, यानी कि ये भी 4 आ गया और ये भी मेरे पास कितना है 4 आया। इसका मतलब ये तीसरा स्टेटमेंट भी एकदम करेक्ट हो जाएगा, यानी कि तीनों करेक्ट है। तो मैं कह सकता हूं 1, 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट। यस, तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन इज एन इंटीजर फॉर ऑल इंटीजर वैल्यूज ऑफ एक्स। यानी कि अगर x की जगह मैं कोई भी इंटीजर वैल्यू रखता हूं, x की जगह मैं कोई भी वैल्यू रखता हूं, ठीक है ना, तो मेरे पास क्या आएगा, ये वाली वैल्यूज एक इंटीजर को रिप्रेजेंट करेगी। इसने कहा एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन क्या होगा, एक इंटीजर होगा, ऐसा हमसे कह रहा है। x की वैल्यू हर एक वैल्यू पर, इसने कहा ऑल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x, यानी कि x की वैल्यू कोई भी इंटीजर रख दो, ये वाली वैल्यू इंटीजर बनेगी। तो अब हमसे पूछ रहा है क्या m भी इंटीजर होना चाहिए और n भी इंटीजर होना चाहिए, ऐसा हमसे पूछने की कोशिश कर रहा है। जरा ध्यान से देखो, इसने कहा x के सभी पूर्णांक मानों पर, तो भैया x का एक पूर्णांक मान 0 भी तो होता है। अगर आप 0 रखोगे तो ये 0 बन गया, ये भी 0 बन गया, बचा कितना n। ये पूरा का पूरा इंटीजर था, यानी कि इसका मतलब n भी तो मेरे पास इंटीजर ही बच गया ना, n भी तो इंटीजर बचेगा क्योंकि पूरा इंटीजर था, तो यानी कि ये पूरा इंटीजर होना चाहिए। तो इंटीजर होना चाहिए, n इंटीजर होगा, यानी कि सेकंड वाला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया कि n मस्ट बी एन इंटीजर। बिल्कुल जी, इंटीजर होना चाहिए, हो गया। दूसरी बात, अब हमारे पास x की वैल्यू 1 रखो जरा, 1 प्लस यहां आ जाएगा m प्लस n इज इक्वल टू इंटीजर होना चाहिए क्या। भाई n ऑलरेडी इंटीजर है, 1 ऑलरेडी इंटीजर है, इंटीजर में क्या जोड़ूं कि वो इंटीजर ही बने, तो इंटीजर जोड़ना पड़ेगा ना, इंटीजर जोड़ना पड़ेगा, इंटीजर जोड़ना पड़ेगा, यानी कि m को भी इंटीजर होना कंपलसरी है, ठीक है। तो m मस्ट बी एन इंटीजर और n मस्ट बी एन इंटीजर, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। इसका मतलब बोथ 1 एंड 2 इज द राइट आंसर। तो c इसका राइट आंसर देखने के लिए मिल गया। नेक्स्ट ने क्या कहा, इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई की होल पावर समथिंग। अच्छा, ये x प्लस वाई है, ये x माइनस वाई है, पावर दोनों की सेम दिख रही है, तो यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की पावर कितना 2n प्लस 1 देखने के लिए मिलेगा। ठीक है भाई, इसने कहा उनके मध्य पदों का योग शून्य होगा। मध्य पदों का योग यानी कि इसका मिड पॉइंट निकालना है मुझे, इसका क्या निकालना है, मिड पॉइंट। तो इसमें कितने टर्म्स हैं हमें नहीं पता, तो क्या मैं n की कोई वैल्यू लेट करके इसके टर्म्स डिसाइड कर सकता हूं कितने टर्म्स इसके अंदर होंगे। कैसे, आपके दिमाग में आया सर n का वैल्यू चलो 2 रख दो, हमने कहा n का वैल्यू 2 रखो, तो कंडीशन ऐसी बनेगी कि सर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की पावर 2 2 जा 4 और 5 बनेगा। अगर पावर 5 है तो नंबर टर्म्स कितने बनेंगे, 6, 1 2 3 4 5 6, और बीच वाले टर्म्स एक तीसरा टर्म जाएगा और एक फोर्थ टर्म जाएगा, यानी कि थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म का जो सम होगा वो 0 के बराबर होगा। ऐसा क्वेश्चन है, बोला मैं नहीं बोल रहा हूं। तो थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे, NCR, आर मतलब जो सा टर्म निकालना उससे एक कम, पहले वाले की पावर इन दोनों का डिफरेंस जो कि 3 आ जाएगा, दूसरा वाला माइनस के वाई स्क्वायर की पावर, ये नीचे वाला 2 आ गया, प्लस फोर्थ टर्म कैसे निकालेंगे, 5C 3 हो जाएगा, और यहां पर पहले वाले की पावर इन दोनों का गैप और दूसरे वाले की पावर इन दोनों मतलब नीचे वाला 3, ये आ गया, और बराबर किसके है, 0 के बराबर है।
यहां से ये 5C2 देखो, इसमें से 5 में से 2 घटेंगे 3, तो 5C2 5C3 सेम है। अगर मैं इसको कॉमन ले लूं, कॉमन लेके मैंने 0 में भेज दिया तो ये तो ऑलरेडी गायब हो गया ना। यहां कितना बचा, यहां बचा x की पावर 3 टू 6, माइनस की पावर 2 है, प्लस बन जाएगा, y की पावर आ गई 4। यहां पर y की पावर क्या है भाई, नेगेटिव है। अगर y की पावर, नेगेटिव की पावर अगर 3 है तो मेरे पास ओड पावर दिखाई दे रही है ना, और पावर अगर ओड है तो ये नेगेटिव बन जाएगा, यानी कि नेगेटिव बना, x की पावर 4 बन गया और y की पावर 3 बन गया, और इक्वल टू किसके है, 0 के है जी। ठीक है, तो यहां बन गया, यहां पर y स्क्वायर था तो पावर कितनी हो जाएगी, 6 बन जाएगी। अब अगर मैं इसको उधर भेज देता हूं, मेरे पास बनेगा x की पावर 6 y की पावर 4 इज इक्वल टू x की पावर 4 y की पावर 6। इसका मतलब पावर 4 से ही कटेगा, 2 पावर बचेंगी, ये कटेगा, 2 पावर बचेगी, यानी कि मेरे पास जो बचा x स्क्वायर डिवाइड में लेके आऊंगा y स्क्वायर इक्वल टू क्या बचा, मेरे पास ऑलरेडी 1 बचा, तो 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर देखने के लिए मिल जाएगा, और ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आई होप सो सबको बातें समझ में आ चुकी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट इसने क्या कहा, ए हमारे पास है और बी हमारे पास है। इसने हमारे पास ए भी दिया, बी भी दिया। इसने पूछा कि नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने होंगे। ठीक है भाई, तो इसने क्या बोला, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। भाई नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन के लिए बेसिक सा एक फॉर्मूला होता है जिसको आप याद रख सकते हो बड़े आसान तरीके से। ठीक है ना, कैसे रखोगे याद, तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, जैसे मान लीजिए ए में कितने फंक्शन, ए कितने एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं। मान लीजिए इसमें ये होगी मेरे पास वैल्यू m और ये होगी मेरे पास n। तो हमारे पास m की वैल्यू कितनी आ गई, 5 दे रखी है, और n की वैल्यू कितनी रखी है, 2 दे रखी है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन के लिए यूज करेंगे n की पावर m और माइनस कितना, m की पावर n और माइनस, उसके बाद, ठीक है ना, उसके बाद यहां पर क्या होता है, ठीक है, जब हम नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन निकाल रहे होते हैं, यहां पर देखो m का वैल्यू कितना है, मेरे पास 5 है, n का वैल्यू मेरे पास कितना है, 2 है। ठीक है, यहां पर हम लिखते हैं m माइनस n, ठीक है ना, सॉरी n माइनस 1, n माइनस 1 की पावर m, ठीक है ना। और यहां पर जो मेरे पास जाता है, ठीक है, एक तो मेरे पास ये चला गया, साथ ही साथ ये फॉर्मूला याद रखना है। इसमें देखो कितने फंक्शंस होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, ऐसे हमारे पास बहुत सारे फंक्शन होते हैं। इन फंक्शन के फॉर्मूलाज आपको याद रखने पड़ेंगे भाई, क्योंकि बहुत जरूरी है ये नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन निकालना। ठीक है, और नंबर ऑफ ऑन टू होता है, नंबर ऑफ इन टू फंक्शन होता है, तो इनके फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए, बहुत जरूरी है ये। ठीक है, कंपलसरी है, ये चीजें याद होना चाहिए भाई। ठीक है ना, हाँ, क्या होता है, n माइनस 1 की पावर कितना हो जाएगा, m हो जाएगा, m माइनस 1 की पावर, n माइनस 1 की पावर कितना हो जाएगा, m हो जाएगा। यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा, ठीक है, जो मेरे पास ये 5c2, ठीक है ना, कितना आ जाएगा, nc2, कितना आ जाएगा भाई, mc2, और यहां पर बन जाएगा मेरे पास n माइनस 1 की पावर कितना आ जाएगा, m आ जाएगा। ठीक है ना, m माइनस 1 की पावर कितना आ जाएगा, m आ जाएगा। ऐसे ही जितने टर्म्स मेरे पास आगे तक दे रखे होंगे, उन सभी टर्म्स को हम यूज करते हुए चले जाएंगे। यस, जितने भी टर्म्स हमारे पास दे रखे होंगे, उन सबको हम इस तरीके से यूज करते हुए चले जाएंगे। एक एक माइनस करते रहो और इसको यूज करते रहो, ऐसे आगे बढ़ाते रहो। जैसे मैं इसको डायरेक्टली अप्लाई करता हूं, n की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2 की पावर 5 कितना हो गया, 32 हो गया, माइनस m का वैल्यू कितना हो गया, 5 हो गया, यहां आ जाएगा 5c2 आ जाएगा, और n का वैल्यू कितना है, दो में से एक जाएगा, एक की पावर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ऐसे फिर प्लस, नेक्स्ट मेरे पास कितना बनेगा, 5c1 बन जाएगा। ठीक है ना, 5c कितना, यहाँ mc2, mcn होता है ना, mc2 फिर mc1, ठीक है, यहाँ पर कितना बन जाएगा मेरे पास, यहाँ पर मेरे पास बन जाएगा बेटा n का वैल्यू कितना है, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2 माइनस 2 हो जाएगा, 2 माइनस 2 कितना हो गया, 0, ये तो मेरे पास 0 चला गया, इसके आगे जाने की जरूरत है नहीं, मेरे पास ये बचा। ठीक है ना, और यहाँ पर 5c2, ठीक है ना। अच्छा, यहां पर एक मिस्टेक हुई है, यहां पर जो होता है मेरे पास दैट इज nc2, ये गलती कर दी। ठीक है, तो 2c2, ठीक है, और 2c2 भी 2c1 से जाएंगे ना हम, यहां पर 2c1 जाएगा, फिर 2c2 जाएगा, यहां पर 2c2 जाएगा। ठीक है, ऐसे करके, तो यहां पर जब हम लिखेंगे 2c2, तो 2c2 कितना हो जाएगा, 2c1 सॉरी, 2c1 कितना हो जाएगा बेटा, देखो 32 ये हो गया, 2c1 कितना हो गया, 2 हो गया, और प्लस कितना हो गया, 0 हो गया, 32 में 2 चला जाएगा, 30 बचेगा, तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने आ गए मेरे पास, 30 निकल के आ गए, 30 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 क्या हो जाएगा इसका,
एकदम राइट आंसर देखने के लिए मिलेगा। इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, √3 cos 10 माइनस साइन 10। भाई साइन और कोस के मल्टीपल में कितना, एक √3 है, इसका स्क्वायर करो। साइन के मल्टीपल में 1 का स्क्वायर करो, इनको रूट में लिखो, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1 यानी कि 4, यानी कि मेरे पास आ गया 2। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। 2 से अगर मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास बनेगा √3/2, ये बनेगा cos 10 माइनस 1/2। ये पहले भी आया हुआ है एनडीए के क्वेश्चन में, ठीक है ना। यहां पर भी 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 का ऊपर भी कर दो भाई, तो यहां बनेगा sin 25 और यहां बनेगा cos 25, ऐसा देखने के लिए मिल जाएगा। 2 and 2 कितना हो गया, 4 हो गया। √3/2 कितना, क्या मैं लिख सकता हूं, sin 60 की वैल्यू होती है, ये मेरे पास cos 10 है, ये मेरे पास cos 60 होता है, ये मेरे पास sin 10 है, और डिवाइड में 2 sin a cos b, क्या मेरे पास 2 sin a cos a कितना होता है, sin 2a यानी कि sin 50 बन गया मेरे पास, यस और नो। 4 एज इट इज है, sin a cos b माइनस cos a sin b, क्या sin a माइनस b का फॉर्मूला बन गया। a का वैल्यू 60 है, b का वैल्यू 10 है, 60 माइनस 10 50 बन गया, डिवाइड में ऑलरेडी sin 50 है, sin 50 डिवाइड बाय sin 50 1 आ गया, यानी कि मेरे पास 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आंसर दिख गया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कई बार प्रीवियस ईयर में आपको देखने के लिए मिलेगा ये क्वेश्चन, जब आगे हम क्वेश्चन करा रहे होंगे। इसने कहा व्हाट इज sin 9 माइनस cos 9। एक काम करो, sin 9 है माइनस cos 9 है, इसको सॉल्व करना है, इसका स्क्वायर करो, अगर स्क्वायर किया तो रूट भी लगा दो यार। तो यहां से कितना होगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 बन गया, माइनस साइन 2 sin a cos a, यानी कि फिर से sin 2a, sin 2a मतलब sin 18 बन गया, और sin 18 की वैल्यू याद होनी चाहिए, याद है क्या, बिल्कुल होनी चाहिए भाई। 1 माइनस sin 18 कितना हो जाएगा, √5 प्लस √5 माइनस 1 डिवाइड बाय कितना होता है 4। ये वैल्यू हमने अप्लाई कर दी, इसको जरा सिंप्लीफाई करो, कितना बनेगा, यहां से कितना बन जाएगा, यहां से मेरे पास एलसीएम कितना 4 है, यहां 4 आ जाएगा, माइनस के √5 और माइनस माइनस प्लस का कितना हो गया, प्लस का मेरे पास बन गया 1। सिंप्लीफाई करेंगे कितना आएगा, √4 और 1 कितना 5, 5 माइनस √5 डिवाइड बाय कितना 4, और ये आ गया प्लस और माइनस। अब बात ये बनती है कि सर प्लस वाला कि माइनस वाला, ठीक है ना। तो जरा देखो कि sin 9 और cos 9 9 डिग्री पर अगर आप ग्राफ भी बनाना चाहोगे तो ग्राफ से समझ सकते हो, ठीक है। साइन का ग्राफ ये चल रहा होगा, कोस का ग्राफ ऐसे आ रहा होगा, यहां पर 45 पे मीट कर रहे होते हैं, ठीक है। 9 पे देखोगे, 9 यहां पे थोड़ा बहुत पहले आएगा, तो साइन की वैल्यू छोटी है, कोस की वैल्यू बड़ी है। कोस की वैल्यू बड़ी है यानी कि माइनस वाला बड़ा है, तो यानी कि आंसर बड़े में से छोटा वाला माइनस करे, यानी कि बड़ा वाला नेगेटिव है, छोटा वाला पॉजिटिव है, यानी कि रिजल्ट मेरे पास नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव में लिख दो, √5 माइनस √5 डिवाइडेड बाय में कितना आ गया 4 देखने के लिए मिला, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा जा रहा है भाई, नेगेटिव, ठीक है ना, डिवाइड बाय 4। अच्छा इसने देखो 4 को बाहर निकाल लो, 4 को बाहर निकालेंगे कितना बनेगा, 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 बाहर कहां दे रखा है, यहां पर, ए वाला इसका राइट आंसर देखने के लिए मिल गया। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बहुत सिंपल सी बात है, आराम से सिंप्लीफाई हो जाएगा। नेक्स्ट इसने कहा इन अ ट्राइंगल एबीसी साइन क्यूब ए प्लस साइन क्यूब बी प्लस साइन क्यूब सी बराबर 3 sin a sin b sin c। अच्छा यहां पर जरा एक चीज ध्यान से समझो, एक बात को ध्यान से समझिएगा, अगर हम ऐसे कह रहे हैं कि sin a sin b sin c किसी ट्राइंगल के, मतलब किसी ट्राइंगल के एंगल एबीसी हैं, तो अकॉर्डिंग टू साइन रूल साइन ए इज इक्वल टू ए ले सकता हूं साइड ए, बी साइन बी बी के बराबर हो सकती है, साइन सी सी के बराबर हो सकती है, ऐसा मैं मान सकता हूं। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालो, डिटर्मिनेंट पूछ रहा है हमसे, विद रेस्पेक्ट टू ए निकालूंगा, कैंसिल कैंसिल, यहां से आ जाएगा बी सी माइनस ए स्क्वायर, माइनस बी के रेस्पेक्ट में ये कैंसिल बी स्क्वायर माइनस ए सी दिखाई देगा, और प्लस के सी के रेस्पेक्ट में ये कैंसिल यहां से ए बी माइनस सी स्क्वायर दिखाई देगा, ऐसा हमको यहां पर दिखाई दे रहा है। तो अगर ये वाली चीजें दिखाई दे रही तो मल्टीप्लाई करोगे तो बचेगा ए बी सी माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस का ए बी सी और प्लस का ए बी सी और माइनस का सी क्यूब दिख जाएगा। भाई माइनस कॉमन लो जरा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब तो मुझे दिखाई दिया ऑलरेडी, है ना, और प्लस में कितना बचा 3abc बच गया क्या। इस वाले कंडीशन से अगर आप देखोगे तो यहां से क्या हो रहा होगा, यहां से दिख रहा होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc, यानी कि अगर मैं यहां पर साइन रूल के हिसाब से देखूं तो ये साइड अगर होंगी तो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब बराबर 3abc, यानी कि इसकी जगह मैं लग सकता हूं 3abc और ऑलरेडी प्लस में 3abc दिखाई दे रहा है, कट जाएगा मेरे पास रिजल्ट 0 आ जाएगा, और 0 ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, और डी ही इसका राइट आंसर देखने के लिए मिल गया। यस इजी क्वेश्चन, आराम सोल्व हो गया। कोस इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स एक्स, भाई साइन और कोस कितने एंगल पर होते हैं इक्वल,
45 पर इक्वल, और साइन 45 कोस 45 की वैल्यू 1/√2, यानी कि x की वैल्यू 1/√2। कुछ करने की जरूरत थी इस क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं था, क्वेश्चन देखना था और डायरेक्टली टिक करना था, आंसर्स आपके सामने था। इसने क्या कहा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। इसका स्क्वायर खोलें, साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, चलो, प्लस के कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, चलो ये तो 1 आ गया, और माइनस के 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये तीसरी बार खोल रहा हूँ ये वाला फॉर्मूला में, ठीक है। यहां से कितना बना, ये 1 बन गया, माइनस के 2, और इसको लिख दो साइन 2 थीटा, ये बन गया साइन 2 थीटा इज इक्वल टू कितना, 2 है, यानी कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस के 1 वहां भेज दो, 1 माइनस के 1 बच गया मेरे पास। साइन 2 थीटा की वैल्यू कितना आ गया जी, माइनस के 1 देखने के लिए मिल गई। अगर साइन 2 थीटा -1 है, अब जरा देखो उसने क्या बोला, थीटा की वैल्यू जो बोली है वो नेगेटिव पाई और पॉजिटिव पाई के बीच में बोली थी, पर मेरे पास जो वैल्यू निकल के आ रही है वो आ रही है 2 थीटा। अगर 2 का मल्टीप्लाई यहां करूंगा तो 2 का मल्टीप्लाई यहां, 2 का मल्टीप्लाई यहां, यानी कि नेगेटिव पाई पॉजिटिव पाई पर है 2 पाई, यानी कि फिर से और फिर से, यानी कि 2 चक्कर पूरे पूरे इसके लग रहे होंगे, ठीक है। साइन 2 थीटा बराबर -1, -1 कहां जाएगा, यहां पर -1 जाएगा, पर कितनी बार जाएगा भैया, 2 बार जाएगा ना, 2 चक्कर लग रहे हैं ऑलरेडी इसका, 2 पाई तक जा रहा है, 2 चक्कर लग रहे हैं, ओनली 2 सॉल्यूशन, बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को हम लगा सकते हैं, बहुत इजी था, आराम से हो गया। एक त्रिभुज जिसके कोण हमारे पास इतना दे रखे हैं, ये वाली कंडीशन मेरे पास दे रखी है यार। जरा एक काम करो, साइन सी प्लस साइन डी का कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कोस सी प्लस डी, यानी कि ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इंटू कोस ए माइनस बी, यानी कि ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, और डिवाइड में मेरे पास ऑलरेडी कोस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 दिया गया है। क्या ये वाली वैल्यू इससे पूरा पूरा कट गया? अगर उसने बोला कि सी की वैल्यू सर 60 है, अगर उसने बोला सी की वैल्यू 60 है, तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी, 120 होगी, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। 180 में से 60 चला गया, बचा कितना मेरे पास, 120। 120 डिवाइडेड बाई 2 कितना, 60, यानी कि मेरे पास बन गया 2, और ये बन गया cos 60। cos 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है, 2 से 2 कटेगा, यानी कि 1 इसका आंसर आ जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री काफी इजी दे रखी थी, तो सी वाला इसका राइट आंसर देखने के लिए मिल गया। अगेन ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं, यहां पर भी आ जाते हैं। इसने हमसे क्या कहा, रूट में 15 एज इट इज है, यहां पर है कोट स्क्वायर π/4 माइनस समथिंग। चलो एक काम करते हैं, पहले जो ये लिखा हुआ है 2, इसको अगर मैंने 10 में कन्वर्ट कर दिया तो ये 1/3 हो जाएगा, कोट को 10 में लिख दिया। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan इनवर्स के साथ, tan इनवर्स के साथ कितना हो जाएगा, 2x, तो 2/3 डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/9 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे, ये 2/3 है, ये 9 माइनस 1 8/9, 3 से कटेगा 3 बार, 2 से कटेगा 4 बार, यानी कि 3/4 दिखाई दे रहा होगा tan इनवर्स के साथ। tan इनवर्स के साथ 3/4 दिखाई दे रहा है, पर हमारे साथ यहां पर है π/4। क्या π/4 को tan इनवर्स 1 लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, और माइनस इसको मैंने 10 में लिखा तो ये बना tan इनवर्स 3/4। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखो अंडर रूट में 15 एज इट इज है प्लस के, ये कोट स्क्वायर एज इट इज रखो, ये बन जाएगा tan इनवर्स a माइनस बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए बी। इसको सिंप्लीफाई जैसे ही हम करेंगे तो ये 15 है और प्लस के ये कोट स्क्वायर है, ये tan इनवर्स है, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, और 4 और 3 कितना हो जाएगा 7। और अगर इस tan को बदल दूंगा मैं कोट में फिर से, तो कोट में बदलने पर क्या होगा कि ये तो कोट स्क्वायर था और ये बन जाएगा कोट इनवर्स 7, यानी कि इनवर्स वाला इससे कटेगा तो बचेगा 7 का स्क्वायर 49, और 15 प्लस 49 कितना आ गया बेटा, 64 बन गया, और 64 कितना देगा, क्या 8 देगा। देखो कितना इजी ट्रिग्नोमेट्री आया था। तो इस बार इसमें जो क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री आए हुए थे, काफी इजी क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं, तो यहां पर इसका आंसर आ गया सी वाला, इसका राइट आंसर देखने के लिए मिल गया। नेक्स्ट बढ़ो भाई, क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द sin 10 sin 50 sin 50 sin 250 टू sin 250 इंटू sin 10। एक काम करते हैं, इसमें पूरे में 2 का मल्टीप्लाई करो तो 2 का डिवाइड करो। अगर 2 का डिवाइड किया, 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 sin 50 वाला पहले लिख दो और फिर लिख दो sin 10, इतना हो गया, प्लस के यहां पर 2 sin 250 पहले लिखा, फिर लिखा sin 50, कोई दिक्कत तो नहीं है, प्लस के 2 sin 250 यहीं पर लिखा हुआ है, और आ जाएगा कितना sin 10, ऐसा मेरे पास बन गया। 2 sin a sin b का फॉर्मूला याद है क्या, याद होना चाहिए भाई। 2 sin a sin b का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दैट विल बी cos a माइनस b। a माइनस b कितना, ये बनेगा 40, और माइनस a प्लस b, कोस में ही
कोस में a प्लस बी करेंगे तो 50 से कितना हो गया 60 बन गया, मेरे पास इतना बन गया। यहां से भी लगाओ, यहां से बनेगा कोस a माइनस बी यानी कि 200 बन गया, और माइनस में कोस a प्लस बी यानी कि 300 बन गया, और प्लस यहां पर भी लगेगा तो बनेगा कोस a प्लस बी a माइनस बी यानी कि 240 बनेगा, और यहां पर बन जाएगा माइनस में कोस a प्लस बी यानी कि 260 देखने के लिए मिलेगा। इतना मैंने इस फॉर्मूले को तैयार कर लिया। यहां से क्या होने वाला है, जैसे 1/2 एज इट इज है, ये cos 40 एज इट इज है, तो cos 40 को मैंने अभी एज इट इज रखा, इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं की। cos 60 का वैल्यू मेरे पास 1/2 बन गया। यहां पर है cos 200। भाई cos 200 को क्या लिख सकता हूं, क्या मैं cos 200 को 200 लिख सकता हूं कितना 180 प्लस का 20 लिख दूं, ठीक है। cos 200 कितना चला जाएगा 180 प्लस का 20, और 180 प्लस 20 कहां जाएगा भैया, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। थर्ड में साइन बदलेगा, माइनस cos तो सेम रहेगा तो बनेगा cos 20, यानी कि ये वाली वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, ये वाली cos 200 को लिख सकता हूं मैं माइनस के cos 20 लिख सकता हूं, मैंने लिख दिया। माइनस cos 300 को क्या लिख सकता हूं, क्या cos 300 को cos 360 माइनस 60 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये जाएगा फोर्थ में फिर से माइनस बन जाएगा, ये बनेगा cos 60, और cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, यानी कि एक तो माइनस आया माइनस cos 60, एक माइनस पहले से तो प्लस के 1/2 मेरे को देखने के लिए मिल गया। आई होप सो ये वाली बात सबको समझ में आ चुकी होगी, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है इसमें, ठीक है जी। ओके, तो यहां तक सारी बातें सबको समझ में आ चुकी है, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट की बात करते हैं प्लस के। यहां पर है 240, अगर मैं 240 की बात करता हूं 240 कितना बनेगा मेरे पास, ठीक है 360 माइनस 60 पॉजिटिव जाएगा तो नेगेटिव जाएगा भाई, ये नेगेटिव था ये, ठीक है ये नेगेटिव था, नेगेटिव में कितना आया 1/2 आया, प्लस के cos 240 को देखते हैं, 240 को कितना लिखेंगे, 240 को लिख सकता हूं 270 माइनस 30 लिख दूं क्या, यस 270 माइनस 30 लिख दो, या 180 प्लस 60 लिख दो, बात एक ही है। 270 यहां पर माइनस करेंगे यहां पर, यानी कि नेगेटिव आएगा, और 270 तो चेंज होगा साइन 30 बनेगा, और साइन 30 का वैल्यू भी कितना होता है माइनस में तो ऑलरेडी है, ये प्लस था तो ये कितना बन गया माइनस बन गया, ये भी बन गया 1/2 बन गया भाई, ये 1/2 ये 3 बार 1/2 बन गया, और माइनस के ये बना cos 260 को खोलो, cos 260 को क्या लिख सकता हूं 270 माइनस 10 लिख दूं क्या, ठीक है यहां से भी वैल्यू बन के आ जाएगी, ठीक है। या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं 180 प्लस का 80, कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि हमें वही लिखना हो, तो हम इसको ऐसे भी खोल सकते हैं, हमने इसको ऐसे लिख दिया मान लीजिए, तो 270 माइनस समथिंग करेंगे थर्ड में, यानी कि माइनस तो आएगा ही आएगा, माइनस आएगा 270 पे चेंज होगा, यानी बनेगा साइन 10, ये बन जाएगा साइन 10, ठीक है ना, माइनस में बना तो प्लस का बन जाएगा साइन 10, ऐसा मैं इसको लिख सकता हूं। इतनी बातें सबको समझ में आ चुकी होंगी। अब जरा देखो ये 1/2 मेरे पास एज इट इज था, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगाओ, cos c माइनस cos d होता है कितना है माइनस लगा दो पहले से ही, माइनस 2 साइन c प्लस d/2, 40 और 20 60 का आधा 30, 40 माइनस 20 अगले अगेन जाएगा साइन, 40 माइनस 20 का आधा कितना हो जाएगा 10, और प्लस के कितना है मेरे पास, प्लस का है साइन 10, यहां पर प्लस का साइन 10 था, और माइनस का कितना बना 1/2 यानी कि 3/2 मेरे पास यहां से देखने के लिए मिला। साइन 30 का वैल्यू 1/2 हो गया, ये साइन 10 नेगेटिव का, ये पॉजिटिव का, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 3/4, और माइनस का 3/4 हमारे पास ऑप्शन नंबर बी में है, बी वाला राइट आंसर देखने के लिए हमको मिल गया। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज द tan इनवर्स a अपॉन b माइनस tan इनवर्स a माइनस b अपॉन a प्लस b की बात कर रहे हैं। क्या कर सकते हैं, अच्छा जरा a का वैल्यू 1 रखो, b का वैल्यू 1 रखो, जरा कितना बनेगा, ये बनेगा tan इनवर्स 1 माइनस के tan इनवर्स, ये तो 0 बन गया ना, तो tan इनवर्स 1 कितना होता है π/4, वो तो 0 चला गया, π/4 कौन सा है b वाले ऑप्शन में, तो b इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, आराम से सिंप्लीफाई इसको कर सकते हैं।
45 अंडर विच ऑन द फॉलोइंग कंडीशन डज द इक्वेशन इतना 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 हैव द रियल रूट्स फॉर बी का वैल्यू क्या है 0 से पाई है। यहां पर अगर मैं देख पा रहा हूं तो मेरे पास रियल रूट्स के लिए कंडीशन क्या बनेगी? अगर रूट्स रियल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट यानी कि बी स्क्वायर मतलब जाएगा कोस स्क्वायर, ठीक है ना, बीटा, ठीक है, कोस स्क्वायर बीटा माइनस 4ac, ठीक है, कोस स्क्वायर बीटा माइनस 4 आ गया, ठीक है, और a का वैल्यू कितना आ गया भाई? कोस बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4a का वैल्यू कितना है? a का वैल्यू मुझे दिखाई दे रहा है कोस बीटा और माइनस 1 और इनटू में कितना आ जाएगा? साइन बीटा मेरे पास आ जाएगा। ऐसा मेरे पास बन गया। ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, ऐसा हमको देखने के लिए मिला, क्योंकि ये कंडीशन होती है। अब यहां पर जरा समझना मेरी बात को कि ये वाली वैल्यू हमेशा पॉजिटिव जाएगी, ठीक, ये वाली वैल्यू हमेशा पॉजिटिव जाएगी। अब साइन बीटा, उसने बोला बीटा के लिए 0 से पाई, 0 से पाई यहां पर यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट ये भी पॉजिटिव रहेगा। ये पॉजिटिव है, ये वाला तो ऑलरेडी पॉजिटिव है। अब सारा खेल बचा इसका। अगर ये वाली वैल्यू सपोज करना, जैसे ये वाली वैल्यू अगर मान के चलो कि बीटा यानी कि अगर ये वाली वैल्यू हो गई पॉजिटिव, अगर ये वाली वैल्यू पॉजिटिव आई, ठीक है ना, और इसकी ये जो मेरे पास वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है ना, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? मैक्सिमम वैल्यू इसकी होती है 1 का स्क्वायर 1 यानी कि मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 जा सकती है। मैक्सिमम तक कितनी जा सकती है? 1 जा सकती है क्योंकि स्क्वायर है। 1 में से अगर मैं माइनस कर दूंगा 4 को तो वो 0 से छोटा हो जाएगा। इसका मतलब सर इसकी वैल्यू ना 0 से छोटी होनी चाहिए या 0 के बराबर होनी चाहिए। 0 के बराबर हो जाएगा तो मेरे पास ये बचेगा, ये तो मेरे पास ऑलरेडी 0 से बड़ा ही है क्योंकि पॉजिटिव है। इसका मतलब हमें समझ में आया कि कोस बीटा माइनस 1 जो है ये वाली वैल्यू सर नेगेटिव होनी चाहिए, यानी कि ये वाली वैल्यू माइनस होनी चाहिए, तो 0 से छोटी होनी चाहिए, 0 के बराबर हो सकती है। माइनस कॉमन लो जरा, तो 1 माइनस कोस बीटा बन जाएगा और 1 माइनस कोस बीटा पर ये वाली वैल्यूज ऐसे है, माइनस को डिवाइड में भेज देंगे तो मेरे पास इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो 1 माइनस कोस बीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और ऐसी कंडीशन ऑप्शन नंबर डी में नजर आ रही है और डी वाला इसका राइट आंसर देखने के लिए बेटा मिल गया। आई होप सो ये वाली बात भी समझ में आ चुकी है। नेक्स्ट ए बी सी, भाई ए मेरे पास 16, 63 और 65, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट होती है। याद नहीं है तो याद रख लो भाई, ठीक है। अगर ये 65 है, ये 63 है, तो ये वाला मेरे पास 16 होगा। अगर ये पाइथागोरस ट्रिपलेट को काम कर रही है क्योंकि स्क्वायर जो होता है वो इसके स्क्वायर के सम के बराबर होता है, यानी कि एक एंगल मेरे पास 90 डिग्री बन गया। 65 कौन सी लेंथ थी? ए सी, मान लो जो ए है तो ये सी हो गया। 63 कौन सी थी? बी सी, तो ये वाला बी होगा। 63 ये वाली है, तो चलो इसको बी रख, इसको सी रख लो, ठीक है ना, और इसको रख लो ए, तो ए सी हो गया मेरे पास ये, तो यहां पर आ जाएगा बी। तो देखो बी सी 63 आ गया और ए भी मेरे पास 16 आ गया। इसका मतलब एंगल भी मुझे 90 मिल गया। एंगल भी अगर 90 मिला तो 90 टू 180, यानी कि ये वाली वैल्यू तो -1 बन गया। बचा इन दोनों के बारे में, ये और ये, इनमें फॉर्मूला लगा दें। कैसे फॉर्मूला लगाएंगे सर? -1 तो है ही ऑलरेडी, प्लस लगा दो आगे। ये कोस सी प्लस कोस डी क्या होता है? 2 कोस सी प्लस डी, यानी कि 2a प्लस 2c डिवाइड बाई 2, 2 कॉमन लेके काटेंगे तो बचेगा a प्लस सी, और यहां बचेगा कोस a माइनस सी। ऐसा मेरे पास बच गया। अब ये तो -1 है। अब जरा देखना a प्लस सी का मतलब क्या है। क्या ये वाला एंगल a है और ये वाला एंगल c है? अगर मैं इन दोनों एंगल्स को आपस में जोड़ दूंगा तो कितना बनेगा? इन दोनों एंगल को आपस में जोड़ने पर तो 90 दिखाई देगा ना। अगर इन दोनों का सम 90 होगा तो 90 कोस 90 कितना? 0, यानी कि ये तो पूरा 0 चला गया। बचा कितना? -1 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ए वाला ही इसका राइट आंसर देखने के लिए मिल जाएगा। ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट इसने बोला एफ थीटा इज इक्वल टू 1/1 प्लस टेन थीटा। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास दे रखा है। अल्फा प्लस बीटा को अगर मैं 5π/4 को खोलता हूं तो कितना बनेगा? 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4 प्लस के π/4। देखो ये 5π/4 है। इसका मतलब इनमें से कोई सी एक वैल्यू अल्फा की, कोई सी एक वैल्यू बीटा की। मान के चलो ये अल्फा हो गया और ये वाला मेरे पास बीटा हो गया। तो मुझे इसका अल्फा रख के और बीटा रख के मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 1/1 प्लस 10 अल्फा का मल्टीप्लाई करना है 1/1 प्लस 10 बीटा के साथ। अगर मैं अल्फा पाई लेके चलूंगा तो 10 पाई कितना? 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा 1/1 मल्टीप्लाई बाय। अगर ये 45 लेके चलूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 10 45 1 और 1/1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो मेरे पास ये 1/2 आ जाएगा और 1/2 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है और बी ही इसका राइट आंसर देखने के लिए मुझे मिल जाएगा। बोलो जी, क्या मेरी बात समझ में आ गई है सब बच्चों को? ठीक है जी, क्लियर हो गया बातें?
चलो, तो इतनी बातें सबको समझ में आ चुकी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है 10 अल्फा 10 बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देन व्हाट इज द वैल्यू। यार इस क्वेश्चन को हम कई तरीके से लगा सकते हैं। देखो सिंपल सा तरीका मेरे दिमाग में ये आ रहा है, अगर मैं इसके फैक्टर करता हूं 8 के फैक्टर माइनस के 4 माइनस के 2, साइन चेंज कर दो भाई, ये पॉजिटिव 4 हो जाएगा, ये पॉजिटिव 2 हो जाएगा। यानी कि एक मेरे पास 10 अल्फा की वैल्यू आ गई, एक मेरे पास 10 बीटा की वैल्यू आ गई। चलो 10 अल्फा मिल गया, 10 बीटा मिल गया, बहुत सिंपल है ना। 10 अल्फा मिल गया और 10 बीटा मिल गया, है ना। इसने कहा cos 2 अल्फा प्लस 2 बीटा कितना हो जाएगा, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। जरा एक चीज करना, अगर मैं ऐसा कर दूं कि सर 10 अल्फा प्लस 10 बीटा, वो तो हम वैसे भी निकाल लेते हैं, ठीक है। 10 अल्फा प्लस 10 बीटा की वैल्यू कितनी होगी, दैट विल बी सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स कितना होगा, 6 ही होगा ना, ऐसे कर लो चाहे वैसे कर लो। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाएगा 8। वो ऑलरेडी निकल के आ रहा था, माइनस के b अपॉन ए और c अपॉन ए से भी चीजें निकल के आ रही थी। चाहे इसको ऐसे कर लो, ऐसे करके इसको कोस की वैल्यू में कन्वर्ट कर लो, तब भी निकल के आ जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं। तो अब क्या हुआ कि मेरे पास ये क्या है, कोस है, 2 मैंने बाहर लिया, ये मेरे पास अल्फा प्लस बीटा दिखाई दे रहा होगा। कोस 2 अल्फा प्लस बीटा को 10 में बदलो, 10 में क्या होगा, 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बनेगा कि नहीं बनेगा, डिवाइड में 1 प्लस 10 स्क्वायर, ठीक है ना, अल्फा प्लस बीटा बनेगा कि नहीं बनेगा। यानी कि मेरे पास यहां से वैल्यूज निकल के आ चुकी हैं, 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा। यानी कि मुझे 10 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है। 10 अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, दैट विल बी 10, ऊपर जाएगा प्लस वाला 6 है, ठीक है ना, डिवाइड में कितना जाएगा, 1 माइनस 8 वाला चला जाएगा, और इस पूरे का स्क्वायर तो स्क्वायर आ जाएगा। 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर कितना, 49। यानी कि मेरे पास कितना बनेगा, 36/49 आ रहा है। 10 स्क्वायर समथिंग 36, यानी कि 1 माइनस 36/49 आ गया, और डिवाइड में 1 प्लस 36/49 आ गया। 49 में से माइनस कर दो 36 को, यहां पर 49 में 36 को ऐड कर दो, 9 में से 6 जाएगा 3 बचेगा, 4 में से 3 जाएगा तो मेरे पास 1 बचेगा, और 9 और 6 15 का 5 हासिल 1 बचेगा, 4 3 7 1 8 बचेगा। 13/85 ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर दिखाई देगा। तो बी इसका सही जवाब देखने के लिए हमको मिल गया। आई होप सो ये वाली बात सबको समझ में आ चुकी है। यस, क्लियर हो गया सबको। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 49 ने क्या कहा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1065 टू 10 इतना हमारे पास दे रखा है। 65 और 25 के साथ एक रिलेशन पता है आपको। जैसे कि अगर मैं देखता हूं कि 65 माइनस 25 इज इक्वल टू कितना बनेगा, क्या ये 1065 माइनस के 1025 डिवाइड में 1 प्लस 1065 इंटू 1025 बन सकता है क्या। ये 10a माइनस बी का फॉर्मूला खुल के आ गया ना। ये कितना बना, ये तो मेरे पास बन गया 10, देखो 5 में 5 जाएगा 0, ये बनेगा 1040 इज इक्वल टू, ये कितना है 1065 है, माइनस का 1025 है, और डिवाइड में 1 प्लस, चूंकि अगर आपको पता होना चाहिए कि 10a इंटू 10b, अगर a और b का सम 90 डिग्री के बराबर होता है तो 10a इंटू 10b 1 के बराबर होगा। तो क्या मैं कह सकता हूं ये 1 है तो 1 और 1 कितना हो गया, नीचे 2 आ गया, 2 इधर आ जाएगा, तो मेरे पास क्या हो गया कि 2 1040 बराबर 1060 माइनस 1025, यहां रख दो भाई, ये 1065 है, 2 1040 का वैल्यू 1 हो गया, तो ये तो 2 बचा, माइनस के ये है 2 1040 का वैल्यू ये वाला रख दो, तो आ जाएगा माइनस में 1065 आ गया, और प्लस के 1025 चला गया, और लास्ट में ऑलरेडी 1025 दिया गया था। 25 से 25, 65 से 65 बचा कितना मेरे पास, ओनली 2 बचा, और 2 ऑप्शन नंबर सी में है, और सी इसका राइट आंसर देखने के लिए मिल गया। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आगे क्या कहा, कंसीडर द फॉलोइंग क्वेश्चन फॉर दिस क्वेश्चन। ट्राइंगल मेरे पास है एबीसी, इसने कहा कोट ए कोट बी कोट सी 0 से बड़ा है तो त्रिभुज एक न्यून कोण त्रिभुज होगा। भाई अगर जरा ध्यान से देखना, मेरी बात को ध्यान समझना, अगर न्यून कोण होगा तो तीनों जो एंगल होंगे, ठीक है ना, उन तीनों में से एक भी एंगल 90 से बड़ा नहीं हो सकता, सबके सब 90 से छोटे होंगे। अगर सबके सब 90 से छोटे होंगे तो भाई कोट भी 90 छोटे पे पॉजिटिव वैल्यू देता है, ये भी पॉजिटिव देता है, ये भी पॉजिटिव देता है, तीन पॉजिटिव मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव आएगा। यानी कि बात सत्य है कि त्रिभुज अगर न्यून कोण है तो इनका मल्टीप्लाई, क्योंकि ये एंगल 90 से छोटे रहेंगे तो इनका ये सब पॉजिटिव रहेंगे, तो पॉजिटिव आएगा, 0 से बड़ा आएगा, यानी कि स्टेटमेंट नंबर बिल्कुल करेक्ट है। इसने कहा इन ट्राइंगल ये वाली वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो ट्राइंगल एबीसी इन ऑब्ट्यूस एंगल, यहां पर तो गलत हो जाएगा। कैसे, ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब कि एक एंगल क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा,
90 से, और अगर 90 से बड़ा है तो यानी कि सेकंड में पहुंचेगा एक एंगल, और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 का कोई सा भी एंगल अगर 90 से बड़ा है तो वो नेगेटिव जाना चाहिए। दो तो पॉजिटिव रहेंगे, एक नेगेटिव रहेगा, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव जाना चाहिए, यानी कि ये तो सर छोटा होता तब ये बात बन सकती थी। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो हम कह सकते हैं कि वन ओनली इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आई होप सो ये बातें सबको समझ में आ चुकी हैं, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना करते हैं और नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा आपको और क्या चीजें चेंजेस चाहिए होंगे, ठीक है, या फिर और क्या कर सकते हैं आपके लिए, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम एंड लव यू टू ऑल।